हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित और आप सभी का जूम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बेटे, आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हाँ जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग कि जब मैं क्लास में इस टॉपिक को शुरू करता हूँ ना, तो साल भर वो बच्चे जो चुप ही नहीं हो पाते हैं क्लास में, वो दूसरों को कहते हैं कि यार शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ जी, टॉपिक है ही इतना इंटरेस्टिंग। मैं आपको बताने वाला हूँ आज 11 हैक्स जिससे आप तुक्के कैसे मारें। देखिए बेटे, मैं आपको कोई मैजिक नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न बताने वाला हूँ कि क्या पैटर्न्स फॉलो होता है। जब हम पेपर खुद बना रहे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं पेपर बनाते समय, तो वो जो बातें हम सोच रहे होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने 11 हैक्स बनाने जा रहा हूँ। तो आइए इन बातों को शुरू करते हैं। वीडियो के इस एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ। फैक्ट्स कि आपके एग्जामिनेशंस में जो ABCD चारों ऑप्शंस होते हैं उनके क्या परसेंटेज आते हैं एग्ज़ाम में। मैंने लगभग 20 से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को सर्च किया जो नीट, जेईई और NS के साथ हमारे बेस्ड थे, और इन सभी एग्जामिनेशंस में क्या परसेंटेज बैठती है, उसका एक एवरेज फॉर्म क्या है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। प्लस मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर OMR शीट भरते समय आपसे कोई आंसर गलत भर जाए तो क्या नहीं करना है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि OMR शीट को भरते कैसे हैं। तो आइए इन सारी बातों को शुरू करने के पहले मैं आपसे एक नॉर्मल बात करने वाला हूं कि ये मैं सिर्फ एक वे बता रहा हूं, मैं कोई आपको मेथड नहीं बता रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं कि आप सिलेक्शन इस वे में कवर करो। सिलेक्शन सिर्फ एक ही तरीके से होता है एंड दैट इज़ वो आपकी लेबर है। तो चलिए बातें शुरू करते हैं। देखिए बेटे, तुक्का कब मारें, सबसे पहले ये बातें जाननी है। तुक्का मारते समय हमारे पास जो मार्किंग पैटर्न है वो 3 तरीके के एग्जामिनेशन पे बनते हैं, +4 -1, +3 -1 और +2 -1। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में अब ये पैटर्न रेडी हो चुका है। हाँ, अगर माइनस मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो आपको तुक्का तो मारना ही मारना है। यहां पर तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि अपने क्वेश्चंस को जो नहीं आते उन्हें छोड़ के आइए, उन्हें तो करना ही है। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग के साथ हम बातें कर रहे हैं तो क्या होगा। नेगेटिव मार्किंग के साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास +4 -1 की मार्किंग सबसे ज्यादा आजकल एग्जामिनेशंस में है। +4 -1 की मार्किंग में आप क्या करने वाले हो। याद रखिए बेटे, जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हो तो कई पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, आपको चारों ऑप्शंस में कुछ नहीं मालूम होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, आपको ये मालूम चल जाता है कि मेरा ये आंसर सही नहीं हो सकता, यानी कि मुझे 3 में कन्फ्यूज़न है। और लास्ट पॉसिबिलिटी कि मुझे मालूम है कि आंसर इन 2 फैक्टर्स में ही होने वाला है। अगर आपको ये मालूम है कि 2 और 1 का रेशियो हमारे पास है कि 2 में ही एक सही होगा, तो आपको 100% इसके साथ जाना चाहिए। याद रखिएगा, यहां इसे नहीं छोड़ना है। चांसेस अगर मैं बात करूं, मिनिमम चांस आपको 5 क्वेश्चन सही होते हुए मिलेंगे हर 10 में, यानी कि आपको +20 मार्क्स मिलेगा। 5 माइनस यानी आप +15 मार्क्स तक जा सकते हो। चांसेस और भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन 5 लगभग सही हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि 1 और 3 का रेशियो आपको मिलता है, यानी 3 में 1 में कंफ्यूजन है, उस समय क्या करें। उस समय आपके पास एक नॉर्मल कंडीशन है कि चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन 3 सही हो जाए, हो सकता है 4 सही हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केसेस में भी आप ऑप्शन के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आप एक अपने फाइन स्कोर पर मौजूद हो तो वहां तक जाने की नीड नहीं है। आपको मालूम है कि हाँ, मैंने एक स्कोर कर लिया है, अब मैं सेलेक्ट होने वाला हूं, तो आप इस ऑप्शन के साथ नहीं जाते। लेकिन जिन्हें लगता है कि वो बॉर्डर लाइन तक पहुंचने वाले हैं लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं एग्जैक्टली जहां पहुंचना है, तो वो इस ऑप्शन के साथ भी जाएंगे, उन्हें भी इस पे प्लस पॉइंट मिल सकते हैं। 1 4 2 चांसेस जो बात करूं वो 2 से 3 के होते हैं। अगर 2 सही होता है बेटे तो आपकी मार्क्स 0 हो जाते हैं, क्योंकि 2 सही और 8 गलत होंगे आपके, यानी यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी कि आप इस ऑप्शन के साथ जा भी सकते हो और नहीं भी। हाँ, अगर 3 सही हो गए तो आपको प्लस मिलेगा, बातें यहाँ जुड़ जाएंगी आपके लक के साथ। कंडीशन नंबर अगर बात करें कि +3 -1 की मार्किंग है तो क्या करें, तो यहाँ पर कोई भी हमें रिस्क नहीं लेना होता। रिस्क में आप यहाँ पर एक बार रिस्क ले सकते हो, लेकिन बाकी में रिस्क का कोई मीनिंग नहीं बनता।
और +2 -1 में तो रिस्क होता ही नहीं है। यानी कि अगर आपने एक भी क्वेश्चन 2 और 1 वाले रेशियो को भी सॉल्व करने की बात की ना बेटे, तो आप माइनस होने वाले हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको तुक्का कब मानना है, किस कंडीशन में मानना है। अब एक जरूरी बात, तुक्के का कोई पैटर्न नहीं होता। ये नहीं कि आपने एक ऑप्शन देखा कि मैंने ABCD लगा दिया, ABCD लगा दिया, या एग्जाम में देखा यार 2 बार A आए, 2 बार B आए, 1 बार C आया, मतलब अगली बार भी ऐसा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और ये भी नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो किया, जहाँ हाथ लगा वहाँ सर्कल कर दिया। करके देखिए कि एग्जामिनेशन में आपका माइनस मार्क ही मिलेगा रिजल्ट में, आप पॉजिटिव बन ही नहीं सकते। यानी ये कोई तरीका ही नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो क्या करें, किस तरीके से करें, मैं आपको 11 हैक्स बताने जा रहा हूं। हैक्स हैं न्यूमेरिकल पर बेस्ड, हैक्स हैं थ्योरी पर बेस्ड, और हैक्स हैं ऑर्डर पर बेस्ड कंडीशन में, कि अगर आपके सामने ये कंडीशंस बनती हैं तो आप क्या कर सकते हो। तो चलिए बातें शुरू करते हैं। हमारे पास अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ बात करूं तो मैं आपको पहला हैक बता रहा हूं। अगर न्यूमेरिकल बेस्ड कंडीशन है, मान लो आपके क्वेश्चन में 4 ऐसे ऑप्शन आए, 1.12, 11.2, 21.2, 112। होता है ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में। जब आपके सामने ऐसा ऑप्शन आता है तो आपको सबसे पहले अपनी कॉमन बातें ढूंढनी है। कॉमन बातें क्या, कि वो 112 के नंबर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, यानी आंसर कहीं ना कहीं 112 पे है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यानी वो ये बताना चाहता है कि ये पॉइंट इस नंबर पे ज़्यादा पॉसिबल है। तो बहुत सिंपल बात है, अब आपको कहीं ना कहीं समझ आता होगा कि मेरा ये वाला ऑप्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 100% चांसेस हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इस कंडीशन के साथ। न्यूमेरिकल हैक सेकंड हैक कैसा समझना है आपको अपना। अगर आपके सामने कभी कभार प्रॉब्लम आता है कि बताइए कितने टाइम्स ये वैल्यू बढ़ जाएगी, कितने टाइम्स कम हो जाएगी, तो लगभग 50% चांसेस होते हैं कि आंसर में नो चेंज वाला ऑप्शन बनता है। मतलब आपसे कहता है कि मैंने लेंथ बढ़ा दी, मैंने एरिया कम कर दिया, बताओ क्या होगा। तो ऐसे केसेस में आपको दिखेगा कि आपका नो चेंज वाला आंसर ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपको आता है तो ये नहीं कि नो चेंज करिए, सॉल्व करके देखिए पहले। हैक नंबर 3, अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आपके पास है बेटे, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब 3, 5, 7, 31, तो जो भी आंसर्स होते हैं ना बेटे वो अप्रॉक्स होते हैं, वो ऐसे आंसर नहीं बनाते हैं जो बहुत बड़े डिफरेंसेस में हो। तो एक्सट्रीम वैल्यूज ऑप्शंस में नहीं मिलती हैं। ओके, एंड द फोर्थ फैक्टर, जो फोर्थ आपके सामने कंडीशन है वो क्या है, वो है यूनिट बेस्ड प्रॉब्लम। जब आप किसी क्वेश्चन को करो और आपके सामने जो ऑप्शंस दिए हों उनमें यूनिट्स भी मेंशन की गई हो, जैसे लिखा हुआ हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसा कोई डाटा लिखा हो, तो आपको करना क्या है, अपने न्यूमेरिकल में किलोग्राम वाली वैल्यू, मीटर वाली वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू इसी तरीके से पुट कर दीजिए। लगभग 100% चांसेस हो जाते हैं कि आंसर सही हो जाता है। तो ये तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हो गए कि किस तरीके से बातें बढ़ाएं। अब बात करें थ्योरी फैक्टर के साथ। जब न्यूमेरिकल ना आके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो हैक नंबर 5 क्या चलता है। हाई कहता है कि जो बिगर ऑप्शन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं सही होने के। ऐसा होता भी है कि जब हम किसी क्वेश्चन को बनाते हैं और हमें मजबूरी हो जाती है कि उसका आंसर सेट करना, तो कभी कभार ज़्यादा वर्ड्स लग जाते हैं। हैक नंबर 6, अगर क्वेश्चन में नेवर लिख के आ जाता है, ऑलवेज लिख के आ जाता है, मस्ट लिख के आ जाता है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। बिकॉज नेचर में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं और उन एक्सेप्शंस के कारण इनके रॉन्ग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हैक नंबर 7, जो सिमिलर साउंड वाले ऑप्शंस होते हैं, आपने 2 ऑप्शंस देखे जो कि एक ही जैसे साउंड कर रहे थे, तो याद रखिएगा उनमें आंसर होने के चांसेस ही होंगे। एंड द 1, अगर क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है, बोथ लिखा हुआ है, तो इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं सही होने के। लेकिन ऑल ऑफ दीज के साथ ध्यान रखिए, अगर एक ऑप्शन भी आपको पता लग जाता है उन 3 ऑप्शंस में कि गलत है, तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं होने वाला। यानी आपके पास 2 ऑप्शन कट गए, ऑल ऑफ दीज कट गया और वो ऑप्शन जो आपको पता है कि वो नहीं हो सकता। चांसेस 50% के हो गए, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं
आप क्वेश्चन के साथ जा सकते हो। आइए बेस्ड करते हैं ऑर्डर बेस्ड कंडीशन के ऊपर कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन होगा तब आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले पूछता है बताओ इसमें मैक्सिमम कौन होगा, इसमें मिनिमम कौन होगा। तब हम किस आंसर के साथ जाएं। अगर मैं वो कहता है कि मैक्सिमम बताइए या मिनिमम बताइए तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे बेटे। मैक्सिमम या मिनिमम ऑप्शन के साथ जाने का सबसे आसान तरीका है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहले कौन है और आखिरी में कौन है। जैसे उसने पूछा कि HF, HCl, HBr, HI में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। बच्चे करते क्या है, कुछ HCl मार देते हैं, कुछ HBr मार देते हैं, कुछ HI, कुछ HF। मेरा मानना है कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करो ना तो आपको मालूम है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑर्डर है, तो ऑर्डर में कोशिश कीजिए या तो इससे लगाइए या तो इससे। अगर आपको नहीं मालूम है तो 50% के चांसेस हैं सही होने के। और अगर आपके सामने ऑर्डर बेस्ड कंडीशन आती है, जैसे कि आपके सामने उसने एक ऑर्डर रखा कि मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, जैसे ये प्रॉब्लम आ गई, तो आपको ये बात तो समझ आनी चाहिए कि वो डी को बार बार ले रहा है। इसका सिंपल सा मतलब उसे ये बात मालूम चल चुकी है कि आप डी जल्दी डिसाइड कर लोगे, और अगर डी जल्दी डिसाइड कर लोगे तो मेरा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। उसके बाद उसने आपके सामने कुछ और पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या, आप देखिए अगर आपको पहचान में आता है बी और सी के साथ रिलेशन कि बी और सी में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने एक बार बी आगे है, एक बार सी आगे है। कोई भी एक ट्रिक पता लग जाए, कोई एक ऑर्डर पता लग जाए तो ठीक है, वरना आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप देखो सबसे कॉमन फैक्टर ए यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब मैं इसे भी कट करूँगा। 2 बार यहाँ पे बी को ले रहा है वो, इसका मतलब बी के चांसेस भी ज़्यादा हैं, मैं ऑप्शन ए को टिक कर दूंगा अगर मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई भी एक ऑर्डर पता है तो उससे आपका आंसर सॉल्व होना आसान हो जाता है। ये तो हमारे 10 फैक्ट्स हो गए, 10 हैक्स हो गए। अब हम बात करने वाले हैं आपसे 11th हैक के बारे में, लेकिन उसके पहले कुछ बातें जो मुझे और बतानी है। वो क्या, देखिए बेटे आपको अब मैं जो बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर OMR शीट में आपसे आंसर गलत फिलअप हो जाए तो क्या करें। देखिए बेटे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मान लीजिए आपको मालूम था कि इसका आंसर बी है और गलती से सी लग गया, या आपने बी लगाया और आपको आगे पता लगा, माइंड से सेट किया कि इसका तो आंसर सी होता है। फ्रस्ट्रेशन बन जाती है बच्चे के सामने, उसे लगता है यार उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया, और फ्रस्ट्रेशन में वो करता क्या है मालूम है, वो चारों सर्कल भर देता है कभी कभार, या वो उस आंसर को भी भर देता है जाके फ्रस्ट्रेशन में कि अब तो गलत हो ही गया तो इसे भी भर दो। ऐसा तो नहीं ना कि कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर पहले भरा कौन सा बाद में भरा। गलत तो पहले भी हो गया था, गलत आप अब भी हो गया। ये नहीं कि आप उसे रबड़ से इरेज करने लगे कि मैं तो इरेज कर दूंगा उसे, वो नहीं करिएगा। अगर OMR शीट में डैमेजिंग कुछ कंडीशन बनी ना तो आप एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाओगे। एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रोक तो नहीं सकता, लेकिन अगर गलत तरीके से आपने रब कर दिया तो वो हो सकता है सिलेक्शन रोक दे। याद रखिए अगर वो सर्कल भर गया है तो उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, उसे छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ऐसा बहुत बार मेरे पास एक्सप्रेशन मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि सर हमने छोड़ दिया था उसे, बाहर आने पे पता लगा वही आंसर सही था, पहले मैं सही सोच रहा था बाद में गलत सोचने लगा। और अगर आपने सपोज वो सर्कल भी भर दिया होता तो कितना फ्रस्ट्रेशन लेवल होता ये सोच के देखिए। तो अगर सर्कल फिलअप हो गया है तो उसे छोड़ दीजिए, उस पर अब ध्यान मत दीजिएगा। OMR शीट भरने का यही एक सिंपल तरीका जो बता रहा हूं मैं वो समझिएगा कि एक सब्जेक्ट जब पूरा हो जाए तो उसके सर्कल्स फिलअप कीजिए। हाँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि क्वेश्चन करते जाओ सर्कल भरते जाओ, लेकिन मेरा मानना है कि इससे कुछ फ़ायदे होते हैं। होता है कभी कभार ऐसा कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो और किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो, आपको मालूम होता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, इन दो में प्रॉब्लम आ रही है मुझे, तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाते हो। लेकिन जब आपसे आगे बढ़ते हो ना किसी और क्वेश्चन को लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है कि उसका आंसर क्या था, और उसके बाद जब आप OMR शीट भरते हो तो आपको हेल्प मिलती है। इन द फाइनल कंडीशन परसेंटेज क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के। देखिए बेटे बहुत रिसर्च की और बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिल रहा था, और उन वेरिएशंस को हमने जब सबके 20 मैंने एग्ज़ाम लिए 20 प्लस को मैंने देखा तो, लेकिन मैंने 20 एग्ज़ाम उठा लिए और उनका मैंने एवरेज निकाल दिया। मैंने हर एग्ज़ाम के 2-2 सेट लिए थे,
मतलब टोटल मिला के 40 पेपर लिए गए, काफ़ी टाइम लगा इस काम में। लेकिन अगर हम बात करें तो लगभग 19 से 24% चांसेस हो रहे थे इस सिस्टम के। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो 27 से 31, सी भी लगभग उसी रेंज में देखने को मिल रहा था। और अगर मैं आपसे बात करता हूं डी ऑप्शन, तो वो 21 से 27% के आसपास मिल रहा था। यानी कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा चांसेस मुझे दिखे वो बी और सी के साथ दिखे। और हैक नंबर 11 यही है। वो क्या? अगर आपको अपने क्वेश्चंस नहीं मालूम हैं, कई क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, तो एक ही ऑप्शन को लगा दीजिए, या तो बी को या तो सी को। आप लगातार बी लगाते चले जाइए या लगातार सी लगाते जाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप इसे बी फिलअप कर रहे होगे तो क्वेश्चन भी देखोगे आपको मालूम है कि बी तो हो ही नहीं सकता और फिर भी आप बी को सर्कल कर दो, दैट इज नॉट गुड। तब आप सी सर्कल कर सकते हो। चांसेस है कि 10 में दो ऑप्शन अगर एक आपको मिलते हैं, याद रखिएगा, तो ये 3-3 भी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये 10 में 3 सही है तो आप पॉजिटिव होगे ही होगे। लेकिन ये बातें सिर्फ +4 -1 में है, +3 -1 वाले ऐसा स्कोरिंग नहीं कर सकते। एंड ओवरऑल ये मेरा 11th हैक था। एक और हैक जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, हैक नंबर 12। एग्ज़ाम के जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन मॉर्निंग में जो टॉपिक आप पढ़ते हो ना बेटे, वो आपके एग्ज़ाम में होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो। एंड ओवरऑल ये कुछ हैक्स हैं। याद रखिएगा, ये कोई मेथड नहीं है सिलेक्शन का, ये सिर्फ एक वे है कि आप अगर क्वेश्चंस को तुक्के में लगाने वाले हो तो क्या कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।